हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। आज हम करेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, मैंने कल वो लिखा लिखा समझा दिया था, मुझे खुद महसूस हो रहा था कि आपको नहीं पल्ले पड़ रहा। अब मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस सबसे पहले होता है इसमें वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसका मतलब तो सिंपल है, जो चीज बनी उसको बनाने के लिए कितने वेरिएबल ओवरहेड की जरूरत है एज पर द स्टैंडर्ड, और कितने एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड इनकर हुए, उसका डिफरेंस है। यानी कि स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। मतलब क्या कि जो एक्चुअल कॉस्ट आपने बनाई है, एक्चुअल यूनिट्स बनाए हैं, उसके लिए आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बनती है, उसका कंपैरिजन है। मटेरियल में भी तो यही किया था, लेबर में भी यही कर रहे हो। मटेरियल में क्या किया था कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट निकाल ली थी एक्चुअल आउटपुट की। तो यहां पर भी सेम ही किया है। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट देखो, एक्चुअल आउटपुट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको बनाने के लिए आवर्स कितने लगेंगे, लेबर आवर्स, क्योंकि रिकवरी रेट आवर्स के ऊपर होगा, इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट। ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट वेरिएबल ओवरहेड की। कि जो एक्चुअल आउटपुट बना, जो भी बना, उसको बनाने के लिए पहले आवर्स निकाल लिए एज पर द स्टैंडर्ड आवर्स क्या है, और फिर ओवरहेड रिकवरी रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, मल्टीप्लाई कीजिए। तो एज पर द स्टैंडर्ड जो बना उसकी ये कॉस्ट आनी चाहिए थी। एज पर द स्टैंडर्ड जो चीज बनाई है उसकी कॉस्ट ये आनी चाहिए थी, और माइनस कर दी एक्चुअल में कितने वेरिएबल ओवरहेड इनकर हुए। आप ये कह सकते हो एक्चुअल आवर्स कितने लगे, एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि लेबर में और इसमें कोई फर्क नहीं। जो एक्चुअल आउटपुट लेबर वेरिएंस में क्या करते हो, जो एक्चुअल आउटपुट के लेबर कितनी निकलती है वो निकाल लेते हो और लेबर रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। यहां पर भी एक्चुअल आउटपुट के हमने लेबर आवर्स निकाल लिए, कितने आवर्स, क्योंकि रिकवरी रेट आवर्स के हिसाब से है। तो इस एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए सपोज उन्होंने बोल रखा है कि पर यूनिट 5 लेबर आवर लगते हैं। तो मान लीजिए आपके 10 यूनिट्स बने हैं, इंटू 5 लेबर आवर, यानी कि 50,000 लेबर आवर्स लगे। ठीक है, और ओवरहेड रिकवरी रेट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी आपके पास एक्चुअल आउटपुट को बनाने की। आपने करना सिंपल ये है कि आपने ये देखना है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है, ये ढूंढना है पहले। फिर ये देखो कि उस एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी, बस वो निकाल लो। कि मान लीजिए आपको बंदा कहता है कि पता ही नहीं, एक्चुअल पता ही नहीं क्या हुआ, बंदा कहता है कि बताओ कि इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, तो आप जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से डिसाइड करोगे। आप डिसाइड करोगे बना क्या है, फिर डिसाइड करोगे उसको बनाने के लिए घंटे कितने चाहिए थे, और फिर इनटू जो भी ओवरहेड का रेट होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, और आपका आ जाएगा कॉस्ट, ये वाला स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और फिर जितना एक्चुअल में खर्चा हो वो तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। अब ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आने के भी दो कारण है और नेगेटिव आने के भी दो कारण है। अब पॉजिटिव आने के दो कारण कौन कौन से हैं, एक तो रेट में फर्क है, जैसे लेबर में होता है, एक तो रेट में फर्क है, रिकवरी रेट में फर्क है, इस रेट में और इस रेट में, इनके दोनों में रेट में फर्क है। और दूसरा आर्थ में फर्क है, इस आर्थ में और इस आर्थ में। इसलिए इसके दो पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब जो आप रेट वेरिएंस पढ़ते हो वो यही होता है।
रेट वेरिएंस पढ़ते हो ना लेबर में, यही है, नाम बदला हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा है एफिशिएंसी वेरिएंस। ये रेट की वजह से वेरिएंस आया और ये आर्स की वजह से वेरिएंस आया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके तो खर्चा आ रहा है। यहां पर भी हम लोगों ने आर्स मल्टीप्लाई किए इनटू रेट, ये स्टैंडर्ड आर्स स्टैंडर्ड रेट, ये एक्चुअल आर्स एक्चुअल रेट। तो अगर आर्स में फर्क आया तो भी वेरिएंस आ जाएगा, और अगर रेट में फर्क है तो भी वेरिएंस आएगा। तो इसके दो पार्ट हैं। तो जो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर का नाम सोच लो, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कितना खर्चा हुआ और कितना होना चाहिए, है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, स्टैंडर्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। इतना आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड था, मतलब इतना होना चाहिए था, इतना हुआ है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड रेट इनटू एक्चुअल आर। ये रेट रिकवरी रेट था, इतना स्टैंडर्ड था, इतना एक्चुअल था, और इतने एक्चुअल आर्स हैं। आर्स की वजह से डिफरेंस आ गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सॉरी रेट की वजह से। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके वेरिएबल ओवरहेड आ गए स्टैंडर्ड, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल आ जाएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी आर्स कॉमन लेने पड़ेंगे ना, नहीं समझे। अगर मैं आर्स, देखो एक्चुअल आर्स ले लिए, आर्स इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। आर्स की वजह से डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, सिर्फ रेट की वजह से जो डिफरेंस आ रहा वो आएगा। नहीं समझे, रेट का फर्क है, आर्स कॉमन ले लिए ना। देखो ये वाला जो है इसमें कॉस्ट वेरिएंस में दोनों का भी वजह से डिफरेंस है, आर्स की वजह से भी आएगा और रेट की वजह से भी आएगा, दोनों की वजह से आएगा। बट यहां पर सिर्फ आपका जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ खर्चे की वजह से, रेट की वजह से आना चाहिए। तो आपको आर्स को तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इसके लिए भी हम लोगों ने आर सेम ले लिए, इसके लिए भी सेम ले लिए, तो रेट का डिफरेंस आ जाएगा सीधा ही। और एफिशिएंसी वेरिएंस में आपको आर्स की वजह से लेना पड़ेगा डिफरेंस, यहां रेट की वजह से डिफरेंस है और एफिशिएंसी वेरिएंस में आर्स की वजह से डिफरेंस आएगा। तो क्या होगा, देखिए एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर्स टू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट। जो बनाया उसको बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए थे। एफिशिएंसी का मतलब आर्स में होता है कि आप कितना समय आपको दिया गया था और कितना समय आपने लिया है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कितना समय आपको दिया गया था, कितना लिया। अगर आपने ज्यादा समय ले लिया तो आप लेस एफिशिएंट हो, और अगर आपने कम समय लिया है तो आप ज्यादा एफिशिएंट हो। तो आर्स के डिफरेंस की वजह से लेंगे, इसलिए रेट कांस्टेंट ले लिया। यहां पर एक्चुअल आर्स कांस्टेंट लिए थे, यहां रेट कांस्टेंट था। यहां एक्चुअल आर कांस्टेंट लिए थे तो क्योंकि हमने सिर्फ रेट का कंपैरिजन करना था कि रेट की वजह से जो वेरिएंस आया, खर्चे की वजह से जो वेरिएंस आया, और यहां पर हम लोगों ने आर्स की वजह से निकालना है तो रेट कांस्टेंट ले लिया। एक जगह एक्चुअल लेना पड़ेगा, एक जगह स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। ये मैं इसका लॉजिक बता ही चुका हूं लास्ट प्रीवियस क्लासेस में कि आप दोनों जगह स्टैंडर्ड ही ले सकते, दोनों जगह एक्चुअल ले सकते। उससे आपकी अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी आ जाएगी। कोई चीज 2 बार रिकवर हो जाएगी और हो सकता है कोई चीज मिस भी हो जाए। अगर एक्चुअल हो गए तो मिस हो जाएगी चीज, और अगर आप दोनों में स्टैंडर्ड ले लोगे तो वो ओवर रिकवरी हो जाएगी। एक कुछ पार्ट 2 बार रिकवर हो जाएगा, 2 बार वेरिएंस में कवर हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से है। ठीक है, तो आप सोचो ना लेबर वेरिएंस की तरह ही है, वहां पे आइडल वेरिएंस होता है, यहां पे आइडल वेरिएंस नहीं है। तो अगर मैं इसका प्रॉपर फॉर्मूला लिखूं तो इस तरीके से लिखूंगा, वेरिएबल
ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जो चीज बनी उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी, तो मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। बेसिक तो यही होता है कि जो चीज बनी इसमें कॉमन क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कांस्टेंट है, ये भी आपका एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा, ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी और ये एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। अब आपने ये सोचना है कि ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी, इसका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ये ना गिवन हो, क्योंकि आप एक्चुअल को नहीं निकाल पाओगे जब तक दिया नहीं होगा। स्टैंडर्ड आप निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड के लिए आप ये देखो कि एक्चुअल आउटपुट कितने, उसको बनाने के लिए आपके ओवरहेड कितने इनकर्ड होने चाहिए, और ओवरहेड कैसे इनकर्ड होते हैं, इसको बनाने के लिए कितने आवर्स की जरूरत है इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट, यही होता है। अगर मैं इसको करूं तो एक्चुअल आउटपुट मेरे को पता करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने, आवर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर आवर पे बेस्ड है। आपने खर्चा कैसे रिकवर किया होगा, कितना बना मल्टीप्लाई कितने आवर्स पर आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये चीज गिवन होगी, ये आपको क्वेश्चन से देखना पड़ेगा कि एक चीज को बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए, तो एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितने आवर्स लग जाएंगे, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ये स्टैंडर्ड आवर्स आ गए, और अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गई। इसका तो कोई झंझट ही नहीं है, इसका तो सिंपल है, क्वेश्चन में बताया होगा कि एक्चुअल आवर्स इतने लगेंगे इनटू एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, तो ये आपके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट। ठीक है ना। अब ये जो डिफरेंस आ गया, इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। अब आप सोचो जरा, इसमें दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, दिस और दिस और दिस और दिस, तो एक फॉर्मूले में इन दोनों की डिफरेंस की वजह से वेरिएंस निकाल लेते हैं और दूसरे फॉर्मूले में इन दोनों के डिफरेंस की वजह से वेरिएंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले सेकंड वालों का डिफरेंस ले लेता हूं, पहले वाले का डिफरेंस यहां ले लूंगा। जब मैं सेकंड वाले का डिफरेंस लूंगा, इसका और इसका डिफरेंस लूंगा, तो मल्टीप्लाई मुझे किसी कांस्टेंट से, ऑफ कोर्स आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट आर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, या तो स्टैंडर्ड या एक्चुअल, तो हम एक्चुअल आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। खर्चे की वजह से, जिसको मैंने बोला था लेबर में यही रेट वेरिएंस होता है, लेबर ओवरहेड में यही रेट वेरिएंस होता है, यहां पर हम उसे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोल देते हैं। कई बार इसे वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस भी बोल देते हैं, मैं वो भी ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब बोलोगे ये कहां से आ गया, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस भी कई बार इसको बोलते हैं, तो रेट की वजह से है। तो कंपैरिजन क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट को करना पड़ेगा। जब आप स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले स्टैंडर्ड आना चाहिए कि एक्चुअल आना चाहिए, ऑफ कोर्स खर्चे में पहले स्टैंडर्ड आता है, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, रिकवरी रेट क्या है स्टैंडर्ड का, पर आर होता है ना स्टैंडर्ड का रेट पर आर, माइनस एक्चुअल ओवरहेड रेट, तो रेट का डिफरेंस आ गया। अमाउंट निकालने के लिए आपको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर या तो स्टैंडर्ड आर ले लो या एक्चुअल आर ले लो, तो अगर यहां हम एक्चुअल लेंगे तो दूसरे फॉर्मूले में स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, तो ये एक्चुअल ले लेते हैं, क्योंकि रेट में हमेशा हमने एक्चुअल ही लिया है, प्राइस में भी एक्चुअल लिया है, यूसेज में एफिशिएंसी में हम लोगों ने स्टैंडर्ड आर्स लिए हैं, स्टैंडर्ड रेट लिया सॉरी, तो एक्चुअल आर्स। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल ओवरहेड। एक ही बात है, स्टैंडर्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ये एक ही बात है। स्टैंडर्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया, अच्छा इसको कई बार बजटेड एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं, क्योंकि ना वेरिएबल ओवरहेड में बजट कुछ नहीं होता, जो स्टैंडर्ड है वही बजट है। लेकिन फिक्स में बजट अलग होता है, स्टैंडर्ड अलग होता है। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में बजट अलग होता है, स्टैंडर्ड अलग होता है और एक्चुअल अलग होता है। वेरिएबल में नहीं ऐसा होता। वेरिएबल में जो बजट होता है वही स्टैंडर्ड होता है। हम सारी कैलकुलेशन उतने यूनिट्स पे करते हैं जितने बने हैं, खर्चा भी उसी के हिसाब से होता है। एक बार बताओ, एक्चुअल में हमारी जेब से खर्चा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से जाएगा कि बजट के हिसाब से जाएगा? एक्चुअल के हिसाब से जाएगा ना, और हमारा स्टैंडर्ड भी उसी के हिसाब से होगा। लेकिन एक बार बताओ, जब आप फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हो ना, तो एक्चुअल में खर्चा बजट के हिसाब से जाता हो तो फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड होता है। वहां पे एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल जो खर्चा एक्चुअल हो रहा है ना, वो एक्चुअल के हिसाब से नहीं जाएगा, वो तो बजट आउटपुट के हिसाब से जाएगा। इतना फिक्स खर्चा है वो तो। यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड और बजट एक्सपेंडिचर सेम ही है। स्टैंडर्ड क्योंकि हमारा जो एक्चुअल खर्चा होने वाला ना, जो बना उसी के हिसाब से होगा। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड में क्या होता है, हमारा खर्चा जो बना उसके हिसाब से नहीं होता, वो तो फिक्स्ड है। तो वहां बजट का कंसेप्ट भी होता है, स्टैंडर्ड का कंसेप्ट भी होता है और एक्चुअल का कंसेप्ट भी होता है। इन चीजों को समझने के लिए ना थोड़ा सा गहराई में कॉस्टिंग में उतरो तो समझ में आ जाती है कि वेरिएबल ओवरहेड में आप जो बना रहे हो उसी के हिसाब से खर्चा हो रहा है। इसलिए आप देखो, मैंने एक्चुअल आवर्स लिए हैं कि जो बनाया खर्चा हमारा उसी के हिसाब से हुआ, तो जो बजट एक्सपेंडिचर है वो भी जो बनाया उसी पे खर्च हुआ है। बस ये फर्क है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट लेना है और जो एक्चुअल में हुआ, और ये भी एक्चुअल के हिसाब से होगा। इस एक्चुअल के हिसाब से ये खर्चा होना तो चाहिए था, स्टैंडर्ड ओवरहेड बन गया कि जो बनाया उसके लिए खर्चा इतना होना चाहिए था। कितना बनना चाहिए था यहां पे मैटर ही नहीं कर रहा, जो बना है उस वो मैटर कर रहा है कि जो भाई बना उसके हिसाब से ये खर्चा होना चाहिए था, और आपका ये हो गया, खर्चे का डिफरेंस हो गया, वही रेट का डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, रेट का डिफरेंस हो गया। और यहां पर वेरिएबल, यहां पर ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी की वजह से, लेबर की एफिशिएंसी की वजह से वेरिएंस आया। जो लेबर की एफिशिएंसी की वजह से वेरिएंस होता है ना, वो आर्स के ऊपर होता है कि ज्यादा आर या कम आर। ज्यादा आर लगे तो आप यू आर लेस एफिशिएंट, और कम आर लगे तो यू आर मोर एफिशिएंट। ठीक है, स्टैंडर्ड आर्स यानी कि मैंने बोला ना इन दोनों का कंपैरिजन होगा, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू रेट। तो हमें स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा ना, इधर एक्चुअल ले लिए थे और स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। अब जो ये जो स्टैंडर्ड आवर्स ले रहे हैं ना, वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सबके लेने हैं, क्योंकि रिकवरी रेट ना स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड का डिफरेंट नहीं होता। याद रखना, लेबर रेट का फर्क होता है। स्किल्ड का लेबर रेट अलग होगा, सेमी स्किल्ड का लेबर रेट अलग होगा, और अनस्किल्ड का लेबर रेट अलग होता है, जैसे कि हम लोगों ने किया है। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड में कोई फर्क नहीं है, स्किल्ड का भी रिकवरी रेट वही है, वो तो पर आर है। ऐसा नहीं है कि पर आर का स्किल्ड ओवरहेड का रेट अलग होगा, अनस्किल्ड लेबर का रिकवरी रेट ओवरहेड का अलग होगा, सेमी स्किल्ड का अलग होगा, नहीं, एक ही रेट होगा। चाहे आप स्किल्ड लेबर हो, चाहे आप अनस्किल्ड लेबर हो, चाहे आप सेमी स्किल्ड हो, आपका रिकवरी रेट अलग होगा। तो यहां पर ना स्टैंडर्ड आर में डिफरेंस नहीं है, स्किल्ड अनस्किल्ड में कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि फर्क नहीं है तो ना ही यहां पर गैंग वेरिएंस आएगा, ना ही कोई यील्ड ना मिक्स वेरिएंस आएगा, कुछ नहीं आएगा। कि वर्कर की वैरायटी नहीं है ना, वैरायटी है भी है तो हमारे लिए तो आर्स इंपॉर्टेंट है, वैरायटी से हमें लेना ही कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, तीन तरीके के वर्कर हैं। जनरली मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की वेज रेट में अंतर होता है,
मैन के अलग होते हैं, काम की टाइप में अलग होता है उनमें। मैन का हो सकता है कोई फिजिकल काम होगा, वुमेन का हो सकता है कोई क्लैरिकल काम हो सकता है, और बच्चे का छोटा मोटा काम हो सकता है। तो तीनों के वेज रेट में अंतर होगा। मैन को उनके फिजिकल काम के हिसाब से मिलेगा, और वुमेन को उनके क्लैरिकल काम के हिसाब से मिलेगा, और बच्चों को उनके बच्चों के काम के हिसाब से मिलेगा। तो वेज रेट डिफरेंट होगी। तो लेबर रेट वेरिएंस, जब लेबर वेरिएंस निकालोगे ना, ये मैटर करेगा। इसलिए वहां पर आप देखो यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस आ जाते हैं। लेकिन ओवरहेड रेट पर आर होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आर आप मैन का ले रहे हो, वुमेन का ले रहे हो, या चिल्ड्रन का ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकवरी रेट सेम रहेगा, इसलिए यहां पर कोई इशू नहीं है उस चीज में। दूसरा, तीसरी बात, तो इसी वजह से ना तो यहां पे मिक्स वेरिएंस होता है, ना यील्ड वेरिएंस होगा। और तीसरी बात ये कि यहां पर आइडल आवर्स नहीं होते हैं। ऐसे कुछ घंटे नहीं होते वर्कड फॉर और पेड फॉर का कोई डिफरेंस नहीं होता। ये तो ये देखते हैं कि पेमेंट कितने घंटों की है, उसके हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड निकाल लेते हैं। तो यहाँ आइडल आवर्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। आइडल आवर तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपके पास वर्कड फॉर अलग आवर्स होते हैं और पेड फॉर अलग आवर होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होता है, पेड फॉर और वर्कड फॉर में डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। आइडल आवर्स निकलते हैं, यहां पर कोई फर्क नहीं है। आप आइडल आवर्स के लिए भी रिकवरी रेट चार्ज करोगे, अब वर्कड आवर के लिए भी रिकवरी रेट चार्ज करोगे, सीधा पेड आवर्स के लिए रिकवरी रेट निकाल लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आइडल भी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं नो आइडल आवर्स, ठीक है, दैट इज एफिशिएंसी वेरिएंस is computed for hours paid for। पेड फॉर के लिए हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, ना कि वर्कड फॉर। आपको याद होगा लेबर में एफिशिएंसी वेरिएंस वर्कड फॉर पे निकाला जाता था। पता नहीं आपको पता है, ये बात याद है कि नहीं है, वर्कड फॉर पे निकाला जाता था। ठीक। दूसरी चीज याद रखा करो, चीजें समझा करो। सोच, जो टॉपिक आपको कम लगता है घर जाके उसको प्रैक्टिस कर लो। टोटल तो सेम ही आएगा ना, आइडल और एफिशिएंसी को जोड़ के सीधा सेम ही आ जाएगा। यहां आइडल कोई नहीं है, नो मिक्स वेरिएंस, बिकॉज ओवरहेड रिकवरी रेट is similar for every type of worker। तो आप यहां पे आपका मिक्स यील्ड वेरिएंस नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि ओवरहेड रिकवरी रेट जो है वो सभी टाइप के वर्कर के लिए सेम होगा। तो आई थिंक इतनी डिस्कशन सफिशिएंट है। इफ यू हैव एनी डाउट, स्टिल डाउट, तो आप पूछ सकते हो, मैं वो डिस्कस कर लेता हूं, अदरवाइज आगे चलते हैं। चीजों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नेचर क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड का। वेरिएबल ओवरहेड हमेशा एक्चुअल आउटपुट पे निकलते हैं, बजट का कोई योगदान नहीं। यहां पर जो बजट का योगदान होता है ना, सिर्फ रिकवरी रेट निकालने के लिए होता है। जो उन्होंने स्टैंडर्ड रिकवरी रेट निकाला होता है बजट के हिसाब से होता है। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड में जाओगे ना, वहां बजटेड एक्सपेंडिचर भी होता है, वहां बजटेड एक्सपेंडिचर भी होता है। तीन होते हैं वहां, बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। बजट का मतलब जो एक्चुअल में हुआ, मतलब इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे जो होगा, हुआ नहीं, जो इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे होगा। स्टैंडर्ड जितना बनाया उसके हिसाब से कितना बनता है, और एक्चुअल जितना एक्चुअल में हुआ। लेबर वेरिएंस अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग तीन चीजें होती हैं, बस्टेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल वेरिएंस में इसकी कोई रिलेवेंस नहीं होती, इनकी रिलेवेंस होती है। क्यों? ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है बजटेड कॉस्ट, ये तो प्लान्ड है।
एक्चुअल खर्चा इसके हिसाब से हुआ ही नहीं, एक्चुअल खर्चा तो इसके हिसाब से हुआ, और अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से लेते तो इतना होना चाहिए था। स्टैंडर्ड का मतलब जो हुआ, क्योंकि सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पर होने, चीज बनी वेरिएबल है ना, चीज बनी तो खर्चा होगा, नहीं बनी तो नहीं होगा। अब मान लीजिए ये 1,00,000 यूनिट्स बनाए हैं और आप सोच रहे थे कि 2,00,000 बनेंगे, स्टैंडर्ड भी 1,00,000 का निकलेगा, तो जब 2,00,000 बने ही नहीं तो ये खर्चा आएगा ही नहीं। एक्चुअल खर्चा 1,00,000 के हिसाब से आएगा, और अगर आप स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने के लिए करना चाहते हो तो इतना आना चाहिए था, इतना आया है। इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं, क्योंकि आउटपुट ही नहीं इतना बना, क्योंकि वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल खर्चा तो जो बना उसी के हिसाब से होता है। ये तो बजट, हाँ ये बजट इंपॉर्टेंट तब होता जब एक्चुअल आउटपुट 2,00,000 होता, यानी कि एक्चुअल जो बना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से खर्चा होगा। बट आप देखना चाहते हो कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बना लो। सिमिलरली जब आप लेबर वेरिएंस की बात करते हो, लेबर के खर्चे जितना एक्चुअल कॉस्ट हुई उसके हिसाब से होंगे, जितने यूनिट्स बनाए, कितने लेबर आवर लगने चाहिए थे उसके हिसाब से एक्चुअल कितना खर्चा हुआ। अगर आप ये देखना चाहते हो ना कि कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, क्योंकि जो बना उस पर कितने आवर्स लगने चाहिए थे, क्या खर्चा आना चाहिए था। इसकी तो यहां पर भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जो बना ही नहीं उसको कैसे कंपेयर कर लोगे। वो ना तो आपकी जेब से गया और ना आपकी जेब में आया, हुआ ही नहीं वो तो। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड की जब मैं बात करूंगा, उसमें भी एक्चुअल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल का मतलब ही जो बना उसके खर्चे हमारी जेब से जाएंगे, पर फर्क यह है कि कितने जाने चाहिए थे, कितने गए, उसका डिफरेंस देखना है आपने। बजट तो यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड है ना, वहां पर बजट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट होता है। फिक्स का मतलब ही ये है ना, फिक्स का मतलब ही ये है कि यहां पर जो खर्चे होने होते हैं ना, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट है, आउटपुट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो फिक्स्ड है। एनुअल पीरियड कॉस्ट इसी को तो बोलते हैं ना। इस मंथली कॉस्ट हो सकती है, सेमी एनुअली हो सकती है, एनुअली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, पीरियोडिक होती है ये तो, इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर आपकी बजट कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स एक्चुअल तो करेगी, बट यहां आप इनको कंपेयर थोड़ा ना कर लोगे, आप यू कांट कंपेयर दिस टू। एग्जिस्टेंस होना अलग बात है, कंपैरिजन थोड़ा ना कर लोगे। आप कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ ही करोगे, आप कंपेयर इनके साथ ही करोगे। हाँ, कारण में ये चीज आ जाएगी, लेकिन कंपैरिजन इसी का करोगे, कि ये तो कंपेरेबल ही नहीं है। तो 2,00,000 यूनिट के हिसाब से खर्चा था, और एक्चुअल खर्चा ये जो हुआ 1,00,000 के हिसाब से हुआ, तो दीज आर नॉट कंपेरेबल। जब कंपेरेबल ही नहीं है, एग्जिस्टेंस अलग चीज होती है, कंपेयर जो वेरिएंस निकालोगे वो अलग चीज है। वेरिएंस तो इन्हीं दोनों का निकलेगा, एग्जिस्ट करती है वो, ठीक है। तो भाई ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, एक्चुअल जो बना उसके हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए, और एक्चुअल में अगर मतलब अब बताऊं, इसको और इसको भी एक लेवल पर कंपेयर करेंगे हम। यहां पर जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ना, इसका और इसका कंपैरिजन होगा। वेरिएबल में एक्सपेंडिचर वेरिएंस इन दोनों का कंपैरिजन है, यहां पर एक्सपेंडिचर वेरिएंस में इसको इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये होना चाहिए था, ये हुआ है, यहां स्टैंडर्ड नहीं है। अगर वेरिएबल ओवरहेड में ये होना चाहिए था, ये हुआ है, फिक्स में ये होना चाहिए था, ये हुआ है। समझो इस चीज को, फर्क है, डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, कोई भी चीज बिना लॉजिक के थोड़ा ना बनी हुई है, हर चीज में लॉजिक है। जब आप नॉर्मल वेरिएंस निकालोगे तो कंपैरिजन मैंने बोला इसका होगा, इसमें भी इसका होगा, इसमें भी इसका होगा, इसमें भी वेरिएबल। जो जब भी कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे ना, तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालोगे, यानी कि रेट वेरिएंस में ये दोनों कंपेयर होंगे, ये दोनों कंपेयर होंगे, ये दोनों कंपेयर होंगे, यहां पर ये और ये कंपैरिजन होगा। खर्चे का जो वेरिएंस है वो
ये होना चाहिए था और ये हुआ है, क्योंकि क्योंकि ध्यान देना, ये जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ना आउटपुट के हिसाब से नहीं होता, यहाँ पर फिक्स्ड है, ये भी आउटपुट के हिसाब से थोड़ा ना हो रहा है। तो यहाँ पर फिक्स ओवरहेड मैटर करता है, बजट मैटर करता है, क्योंकि यहां पर जो देखो ये भी आउटपुट के हिसाब से हो रहा है एक्चुअल, ये भी आउटपुट के हिसाब से हो रहा है, ये भी आउटपुट के हिसाब से हो रहा है, तो भाई ये आउटपुट के हिसाब से नहीं हो रहा, फिक्स्ड है ये। आप बोलोगे 1 लाख यूनिट का ये खर्चा, नहीं, इररिस्पेक्टिव आउटपुट है ये तो इसलिए इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ नहीं होगा, इसको हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। लेकिन ओवरऑल जब कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे फिर आप इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते। कॉस्ट वेरिएंस में आपको इसको नहीं कंपेयर करना, आपने इसको और इसको ही कंपैरिजन में लेके आना है। कॉस्ट वेरिएंस हमेशा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन है, लेकिन जब आप कारणों में ढूंढोगे ना तो कहीं बजट भी आ जाएगा कंपेयर करने में। चलें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस शुरू करें। आज मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, कल फिर से एलैबोरेट करूंगा, देन क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। यहां शुरू करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, मैंने बोला कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ ही करना है। कॉस्ट वेरिएंस में कारण में दिखा देंगे कि बजट की वजह से डिफरेंस आया, ये आया, वो कारण में चला जाएगा, लेकिन आपको कंपैरिजन कभी भी बजट के साथ एक्चुअल कंपैरिजन कभी भी नहीं होगा, तो दोनों के आउटपुट में अंतर है, कैसे कंपेयर कर लोगे। अब मान लीजिए आपने सोचा था 10 लाख यूनिट्स होंगे खर्च, 10 लाख यूनिट बनेंगे, उसके हिसाब से खर्चा होगा, और बने 1 लाख किसी वजह से, आप यू आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि भाई ये वेरिएंस क्यों आया है। आपको कंपैरिजन 1 लाख का और 1 लाख का ही करना पड़ेगा, 1 लाख और 10 लाख का नहीं करना पड़ेगा। हमेशा कंपैरिजन स्टैंडर्ड और एक्चुअल का ही होता, बजट का कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो कॉस्ट वेरिएंस में तो यही बनेंगे, कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक और बात, फिक्स्ड ओवरहेड भी हम रिकवरी रेट के हिसाब से लेते हैं ना, लेते तो वो भी रिकवरी रेट के हिसाब से है, और रिकवरी रेट यहां पर लेबर बेस्ड ही होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये तो सेम कॉमन फॉर्मूला है, मटेरियल में भी यही था, लेबर में भी यही था। ये तो इन दोनों को स्टैंडर्ड एक्चुअल का कंपैरिजन है, चाहे आपका मटेरियल वेरिएंस हो, चाहे आपका लेबर वेरिएंस हो, चाहे आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हो, चाहे आपका फिक्स वेरिएंस हो, कंपैरिजन हमेशा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का ही करना है। जितने यूनिट्स बने उसी के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो वही चीज की है मैंने कि जो बना एक्चुअल आउटपुट के स्टैंडर्ड खर्चे कितने आएंगे और एक्चुअल आउटपुट के एक्चुअल खर्चे कितने आए हैं, उनका कंपैरिजन। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूं तो अब देखो इसमें मेरे को निकालना क्या पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट पता करना पड़ेगा, आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने आर चाहिए, इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही होगा ना। एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए ये जो आर्स आ गई इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड आर्स, यही होगा ना, कि जो आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया ये वाला, उसको बनाने के लिए इतने आर्स की जरूरत है, स्टैंडर्ड आर्स, यही तो स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा ना। और फिर आपका फिक्स्ड ओवरहेड इतना था, रेट इतना था, मल्टीप्लाई करके इतना खर्चा आना चाहिए था और आया इतना। अब ये इसमें डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि ये खर्चा आउटपुट के हिसाब से नहीं होता, एक कारण ये भी है। तो यहां पे बजट भी इंट्रोड्यूस होगा, ये बजट के साथ कंपेयर होना चाहिए था, ये गलत कंपैरिजन है, नहीं समझे, क्योंकि दिस इज नॉट बेस्ड ऑन आउटपुट, और यहां पर आप ये लेके बैठे हो आउटपुट के हिसाब से, ठीक है। ये खर्चा इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट होता है, हमने कम बनाया तभी खर्चा तो उतना ही रहेगा ना। फिर कंपैरिजन आप सोच रहे हो, आप ये डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा,
कि जो आपका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है इट्स नॉट बेस्ड ऑन आउटपुट। कम बनाओगे ज्यादा बनाओगे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है टू सम एक्सटेंट फर्क पड़ता हो बट नहीं, मेजर नहीं पड़ेगा, फिक्स्ड है, पीरियोडिक है। और जो आप स्टैंडर्ड निकाल के बैठे हो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से निकाल के बैठे हो। एक जगह जो आपने वो ले लिया ना एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो आपने लिए हैं, वो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बेसिकली इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, और जो स्टैंडर्ड उठा के बैठे हो वो उसी का एज पर द आउटपुट निकाल लिया आपने, इसलिए डिफरेंस एक कारण ये बन गया, ठीक है। और दूसरा आर्स एफिशिएंसी का भी फर्क है। तो आइए देखते हैं इसके दो पार्ट। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, सॉरी नॉट एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर आएगा, वॉल्यूम। फिक्स्ड ओवरहेड सॉरी एक्सपेंडिचर आएगा, मैं सोच के आ रहा हूं, लिख के आ रहा हूं, और यहां वॉल्यूम वेरिएंस। कितने एक्सपेंडिचर का फर्क आएगा। अब जब एक्सपेंडिचर का फर्क आएगा ना, यहां पर बजट एग्जिस्ट करता है, तो आपका खर्चा ना बजट के साथ कंपेयर होना चाहिए था, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां बजट एग्जिस्ट करता है, तो जब आप एक्सपेंडिचर का डिफरेंस लोगे ना तो कंपैरिजन खर्चे का एक्चुअल और बजट का होना चाहिए, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट है या स्टैंडर्ड, ध्यान देना ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आउटपुट सेम होता है, लेकिन खर्चा तो बजट के हिसाब से होगा ना, वो तो फिक्स्ड है। यहां बजट एग्जिस्ट करता है या टोटल खर्चा एग्जिस्ट करता है, टोटल खर्चा उसके हिसाब से होगा, तो अकॉर्डिंगली करते हैं, तो यह कंपैरिजन आपका बजट के हिसाब से होगा। तो भाई एक्चुअल आगे लिखूं या बजट आगे लिखूं, सोचो जरा। बजट आगे लिखूं या एक्चुअल आगे लिखूं। बजट आगे लिखना चाहिए, क्योंकि अगर बजट ज्यादा होगा खर्चा तो सही है, और अगर एक्चुअल कम हो गया तो फेवरेबल होगा। बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और दूसरा इसमें मेजर पार्ट होता है वॉल्यूम वेरिएंस की चीज जो आपकी जो ये जो कंपैरिजन है ना, ये इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आउटपुट का भी है। ये जो आप लेके बैठे हो ना, ये आपका एक्चुअल आउटपुट पे है और ये खर्चा फिर बजट के हिसाब से होता है, तो वॉल्यूम का भी फर्क है। वॉल्यूम का मतलब समझते हो, आउटपुट कितना, अगर सही खर्चे की रिकवरी करनी थी ना, बजट आउटपुट बनना चाहिए था, क्योंकि खर्चा यहां आउटपुट के हिसाब से नहीं होगा। मान लीजिए आपका 10 लाख यूनिट तो होना ही होना है खर्चा, अगर 10 लाख बनाते तो 1 रुपया पर यूनिट आता, पर आपने तो 5 लाख बना दिया, तो 5 लाख से खर्चा थोड़ा ना 5 लाख हो जाएगा, 5 खर्चा तो 10 लाख ही है। तो आपकी रिकवरी इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि आपने वॉल्यूम ही कम बनाया। नहीं समझे? देखो यहां पर डिफरेंट है, यहां पर खर्चा आउटपुट के फॉल करने से फॉल नहीं करता। अगर आप प्लान करते हो कि आपका खर्चा 10 लाख होना चाहिए था, तो आपने सोचा था कि 10 लाख बना लेंगे, 1 पर यूनिट रेट, तो 1 पर यूनिट निकाल दिया। स्टैंडर्ड रेट कैसे निकाला होगा? ऐसे निकाला होगा कि भाई आपका 10 लाख का खर्चा होगा, 10 लाख आपके यूनिट्स बनेंगे, 1 रुपया पर यूनिट बना लिया 5 लाख। अब 5 लाख बनने से खर्चा 10 से 5 थोड़ा ना आ जाएगा, खर्चा तो 10 लाख ही रहेगा। तो वॉल्यूम बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो प्लान किया तो बनाया ही नहीं। ये वॉल्यूम वेरिएंस ना तो मटेरियल में एग्जिस्ट करता है, ना लेबर में एग्जिस्ट करता है, ना वेरिएबल ओवरहेड में एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां तो वॉल्यूम का डिफरेंस है ही नहीं, जो बनाया उसी का निकाल रहे हो। अगर मान लीजिए वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं, आपने सोचा था 10 लाख खर्चा होगा, 10 लाख यूनिट बनेंगे, 1 रुपया पर यूनिट,
एक्चुअल 5 लाख यूनिट बने तो खर्चा भी तो 5 लाख ही हुआ होगा, 10 लाख थोड़ा ना हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड है, आउटपुट के हिसाब से वेरी करेगा, वॉल्यूम का डिफरेंस ही नहीं है, वॉल्यूम की वजह से रिकवरी में फर्क ही नहीं आया। समझ रहे हो ना? अगर आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड में 10 लाख का आपका खर्चा आप सोचते हो, प्लान करते हो, और आप प्लान करते हो कि 10 लाख यूनिट बनेंगे, तो आपने रिकवरी रेट तो 1 रुपया पर यूनिट निकाल लिया, और आपका एक्चुअल बना 5 लाख, तो रिकवर तो 5 ही करोगे ना 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो आपकी अंडर रिकवरी होगी ना 10 लाख से 5 लाख। ये 5 लाख का डिफरेंस क्यों आया? आउटपुट की वजह से, वॉल्यूम की वजह से। तो यह वॉल्यूम वेरिएंस मैटर करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम वेरिएंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप एक्चुअल आउटपुट माइनस बस्टेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट माइनस बस्टेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, आपको पता क्या आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। चेक कर लो, चेक करो, मैं कंटिन्यू करता हूं। चेक करो, ये एक्चुअल आउटपुट को अगर मैं स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। चेक करो, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट के ऊपर बजट कॉस्ट होती है ना। तो अगर एक्चुअल आउटपुट को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, एक चीज को बनाने के फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे। तो अगर एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड के खर्चे से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी ना, और ये बजट कॉस्ट आ जाएगी। तो वॉल्यूम की वजह से जो डिफरेंस आया रिकवरी में, वो आ गया सीधा ही, ठीक है। देखो, ठीक है जी। तो क्या ये आप वो आ गया ना, क्योंकि यहां वॉल्यूम का मैटर करता है। अगर आपने अंडर रिकवरी किया है तो यहां मैटर करती है अंडर रिकवरी, अदरवाइज मैटर नहीं करती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, एक मिनट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर। एक ही बात है, चेक कर लो। और अगर आप इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, तो आप देखो, ये बजट के साथ ये बजट खत्म हो गया। ऑफ कोर्स इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बजट एक्सपेंडिचर हो गया ना। तो बचा क्या? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। इस कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है जी। वॉल्यूम का वेरिएंस, अगर क्वेश्चन में कभी वॉल्यूम वेरिएंस पूछ लेना तो सीधा ही आइडेंटिफाई हो जाएगा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पूछ, क्योंकि ये वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ इसी में मिलता है, आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। यहां वॉल्यूम का आउटपुट का डिफरेंस मैटर कर रहा है, बाकियों में मैटर करता ही नहीं था, क्योंकि वहां तो जितना बना उसी के हिसाब से खर्चा, उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड, जो नहीं बनाया उसके हिसाब से खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन यहां जो नहीं बना तो खर्चा तो तब भी हो रहा है, तो जो नहीं बना उसका खर्चा है, जो नहीं बना वो रिकवर नहीं ना हुआ, क्योंकि रिकवरी तो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होगी, क्योंकि वो रिकवर नहीं हुआ तो वो डिफरेंस वैसे ही नेगेटिव वेरिएंस बन जाता है कई बार। ठीक है, चलिए अब ये वॉल्यूम में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके भी कारण होंगे। आपने कम बनाया, उसके कारण होंगे, इसके दो कारण होते हैं। अगर तो फॉर्मूला याद करके बैठे हो तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पैनिक क्रिएट होगा। अगर समझ के करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही इजी लगेंगे आपको, फिर तो मैं बोल रहा हूं सबसे इजी चैप्टर अगर आप समझ गए। और समझोगे कैसे, आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, जिनका माइंड एक मैथमेटिकल बैक में होता है, इनोवेटिव टाइप होता है मैथमेटिक्स में, उस तरीके का माइंड होता है, और एक होता है क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड मतलब उनका, और एक होता है ना वो, दोनों में ही नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल माइंड के बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ी इजीली समझ में आ जाता है उनको। ये माइंड का डिफरेंस होता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस होता है। ये आप देखो इनहेरेंट से मिलता है, आपको अपने पेरेंट्स से मिल जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बचपन से ही स्ट्रांग होता है, चाहे वो पढ़े ना भी हो, मैथमेटिकल माइंड होता है। और कुछ का क्रिएटिव माइंड होता है, जिनका मैथमेटिकल माइंड है उनको ये बड़ी चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, पर उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर में तब भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जिनका नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है, मतलब उनका इनोवेटिव माइंड उस तरीके का नहीं होता, क्रिएटिव पीपल होते हैं, जैसे आर्ट्स में उनका बड़ा अच्छा होता है, पोएम्स लिखनी अच्छी लगती हैं, ये चीजें क्रिएटिव हैं, ड्राइंग्स अच्छी होती हैं, कोई और क्रिएटिव काम अच्छा लगता है, उनका माइंड, उनको ये पल्ले नहीं पड़ेगा, उनको मेहनत भी कर लो तब भी नहीं पल्ले पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मैथमेटिकल माइंड, और मैं मान के चल रहा हूं बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, हम लोग ये सोच के आए हैं कि हमारा मेंटल लेवल किस टाइप का है, क्योंकि अगर किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं तो शायद इधर आते ही ना। तो इधर तो हम वो बच्चे ही होंगे ना जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले होंगे। मैथमेटिकल पढ़ना जरूरी नहीं है, कि बैकग्राउंड का मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन वगैरह ये चीजें समझ में आती हैं, फिर भी आपको इसको समझना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर बाई चांस कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिनको पल्ले ही नहीं पड़ता मैथ क्या होता है, तो वो भाई रट्टा ही मार सकता है, फिर वो उसको समझ में नहीं आएगा। वो तो जितना मर्जी जोर लगा ले, प्रैक्टिस करके, हाँ प्रैक्टिस करके स्ट्रांग हो सकती है जब सेम ही चीज की प्रैक्टिस करोगे। ये तो क्वेश्चन ही बदल देते हैं, या तो बुक के सारे क्वेश्चन 10 बार कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर रट्टा मारो। दूसरी बात, फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा। और हम लोग सारे इस बैकग्राउंड से आए हैं, हम लोग फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, मतलब मैथ का पेपर देखे आए हैं। हम लोग क्रिएटिव पीपल नहीं है। आप में से आई डोंट नो कोई क्रिएटिव होगा, मुझे नहीं लगता। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कईयों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कईयों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यू हैव टू प्रैक्टिस। अब इसके मैंने बोला वॉल्यूम में जो डिफरेंस आ रहा है, टीचर का काम होता है ना बहुत इजी करके देना, बट मैं ये कहता हूं कि रट्टा थोड़ा ना मरवाना है जिंदगी में, फॉर्मूला याद करके काम थोड़ा ना होगा। फिर मैं ट्राई कर रहा हूं कि फॉर्मूला याद करा दूं, इसलिए मैंने ये देखो, अब कितने फॉर्मूले याद करोगे। क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है, ये इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है। आपने फॉर्मूला ये वाला रट्टा मारा हुआ है, क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट दे दिया, आर्ट्स दे दिए तो मर गए। ये तो फॉर्मूला नहीं याद था, फंस गए। जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम दो कारणों से डिफरेंस आता है। एक फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की वजह से आता है, और दूसरा कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस भी सिर्फ फिक्स ओवरहेड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये भी एक्चुअल और बजट का कंपैरिजन है।
एफिशिएंसी तो आप लेबर से ही पढ़ते आ रहे हो। कैपेसिटी वेरिएंस के आगे दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड, रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सिर्फ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फिक्स्ड ओवरहेड। ये सारे डिफरेंस बजट की एग्जिस्टेंस की वजह से आ रहे हैं। अगर मैं ओरली आपसे बोलूं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस कि जो बना यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट जो बना वो कितने घंटों में बनना चाहिए था और कितने में बना, उसका डिफरेंस है और रेट से मल्टीप्लाई कर दो, एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। जैसे कि लेबर में आता है, जैसे कि वेरिएबल ओवरहेड में एफिशिएंसी की वजह से अरे कम आउटपुट बना क्योंकि आप लेस एफिशिएंट थे, ज्यादा घंटे लगा दिए, आउटपुट बनाया नहीं। एफिशिएंसी वेरिएंस उसको इंडिकेट करता है। और कैपेसिटी वेरिएंस ये करता है कि आपने जितनी उस मशीनरी की कैपेसिटी थी उसको यूज ही नहीं किया, या तो कम यूज किया या ज्यादा किया। अगर कम किया है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर ज्यादा किया है तो। यहां कैपेसिटी वेरिएंस में ना एक्चुअल पहले आता है और बजट बाद में आता है, क्योंकि अगर आपने कैपेसिटी को ज्यादा यूज कर लिया ना तो ये पॉजिटिव है, वॉल्यूम बड़ा होगा उससे। और अगर आपने कैपेसिटी को कम यूज किया तो नेगेटिव है, इसलिए एक्चुअल पहले आना चाहिए और बजट कम आना चाहिए। बजट मान लीजिए किसी मशीनरी के 10,000 बजटेड आवर्स है, आपने 12,000 यूज कर लिए, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? तो एक्चुअल आवर्स पहले आना चाहिए ना, बजट बाद में। तो आपका वॉल्यूम का डिफरेंस क्यों है? आपने कैपेसिटी पूरी यूज नहीं की होगी और आप एफिशिएंट भी नहीं होगे, तो दो कारण हो गए ना, इसलिए वॉल्यूम में डिफरेंस आ गया। अब जो कैपेसिटी का डिफरेंस है, अब जो कैपेसिटी होती है ना वो डेज एंड आवर्स में बटी हुई होती है। डेज एंड आवर्स में कैपेसिटी जो होती है वो डेज एंड आवर्स कि कितने दिन है और हर दिन कितने आवर्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से कैपेसिटी होती है। मान लीजिए आपके पास काम करने के लिए 10 दिन है और पर डे आप 10 घंटे काम कर सकते हो, तो टोटल आपके पास 100 घंटे की अवेलेबिलिटी है। आपने कैपेसिटी कम ज्यादा यूज क्यों की? क्योंकि आपने डेज सही इस्तेमाल नहीं किए, और अगर डेज सही इस्तेमाल नहीं किए हैं तो आवर्स सही इस्तेमाल नहीं किए होंगे, इसलिए दो आगे फर्दर वेरिएंस है। आपको 10 दिन एलोकेट कर रहा हूं, 10 दिन में मैं बोलता हूं कि 10 घंटे रोज है, 100 आवर्स आपके पास अवेलेबल है। अगर आप 100 से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका कैपेसिटी वेरिएंस पॉजिटिव आ गया, अगर 100 से कम इस्तेमाल कर रहे हो तो कैपेसिटी वेरिएंस आपका कम हो जाएगा। कैपेसिटी वेरिएंस क्या है कि भाई जितना समय दिया जाएगा उससे ज्यादा यूज कर लिया तो कैपेसिटी वेरिएंस पॉजिटिव, अगर कम यूज करोगे तो कैपेसिटी वेरिएंस नेगेटिव है। तो ज्यादा यूज क्यों करोगे? कैसे कर लोगे? आप 10 की जगह 12 दिन यूज कर रहे हो, जितना टाइम दिया तो उसे ज्यादा यूज कर लिया, पॉजिटिव बात है ये। कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस मतलब दिन ज्यादा यूज कर लिए या दिन कम यूज कर लिए। 10 की जगह आपने 8 दिन काम किया, 2 दिन रिश्तेदार आ गए थे आपके, 2 दिन वेस्ट कर दिए, तो कैपेसिटी गई उस वजह से। 2 दिन का मतलब 20 घंटे गए, तो 20 घंटे का जो खर्चा हुआ वो गया, वॉल्यूम थोड़ा ना बनेगा। कैलेंडर वेरिएंस जो डेज खराब करने की वजह से वेरिएंस आया। और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस दिन जितने लगाए, दिन के घंटे भी खराब किए। दिन तो आपने 10 लगा दिए, लेकिन उस 10 दिनों में 100 घंटे लगने चाहिए थे, आपने 80 घंटे यूज किए। रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस दिन के अंदर घंटों को भी खराब किया, उसकी वजह से जो आपने प्लान किया था ना वो अचीव नहीं हुआ। आप कभी सोचो कि आपने जो प्लान किया था वो अचीव क्यों नहीं हुआ? यही कारण होते। कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब यही होगा ना कि आपको जितना समय था आपने उसको यूज नहीं किया, उससे ज्यादा कर लिया या कम कर लिया। आप अपना बजट बना के बैठे हो, आप अपनी प्लानिंग करते हो पढ़ने की, वो तो वही है ना, बजट बना लिया, फिर जब आप एक्चुअल परफॉर्म करते हो तो वो नेगेटिव डिफरेंस आता है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आपका कवर नहीं होता, तो वॉल्यूम का डिफरेंस आ गया। एक बात समझो ना कि आपने सोचा कि मैं सारा सिलेबस 10 दिन में कवर कर लेंगे और आपका आधा ही हुआ 10 दिन में, वॉल्यूम का डिफरेंस आ गया। अब वॉल्यूम का डिफरेंस क्यों आया? दिन और घंटों को सही यूज नहीं किया। कैपेसिटी वेरिएंस या एफिशिएंसी वेरिएंस, सारा दिन पढ़े तो बैठे तो रहे लेकिन एफिशिएंट नहीं थे, तो एफिशिएंसी उसको इंडिकेट कर रहा है कि सारा दिन बैठे रहे
लेकिन बिकॉज लेस एफिशिएंट थे तो आउटपुट नहीं पैदा हुआ। एक चैप्टर को पढ़ने में टाइम डबल लगा रहे थे, दिमाग इधर उधर था, उसे बोलते ना एफिशिएंसी खत्म थी। कैपेसिटी तो पूरी यूज की है, एफिशिएंसी डाउन थी, इसलिए आउटपुट वॉल्यूम आया ही नहीं। अब एफिशिएंसी सही है, मान लो आपने कैपेसिटी सही नहीं, 10 दिन थे, 10 दिन पूरे यूज ही नहीं किए, 2 दिन तो आप घूमने चले गए, तो 2 दिन का तो वैसे ही लॉस हो गया, कैलेंडर वेरिएंस आ गया, इसलिए कैपेसिटी पूरी यूज ही नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि आप घूमने तो कहीं नहीं गए, 10 दिन तो पूरे यूज किए, लेकिन उसके अंदर के आवर्स सही यूज नहीं किए। आप ऑन एन एवरेज 6 घंटे ही पढ़ रहे थे, 10 घंटे पढ़ना चाहिए था आपको। रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस अगर आप सोच के करोगे तो समझ में आएगा, अगर रट्टा मारोगे तो नहीं आएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से विद फॉर्मूले में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड कल की क्लास में फिर से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ही डिस्कस होगा। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।